Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन में हम लोग और आज हम लोग फोर्थ लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और आज के टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट जिसको पीपीएस कहते हैं एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बिहाइंड अजम्पशंस क्या है इसके बारे में जानेंगे एंड पीपीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक की तरफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में ये टर्म बहुत फेमस है और इसे हमको जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इकोनॉमिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो डेफिनेशन है वहाँ पर आपको दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ ए फैक्टर। अब यहाँ सवाल हो रहा है फैक्टर किसको कहेंगे, तो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर वन इज लैंड, नंबर टू इज लेबर, नंबर थ्री इज कैपिटल एंड नंबर फोर इज ऑन्टरप्रेनर ऑन्टरप्रेनर्स। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन फोर फैक्टर्स का हमें ज़रूरत होता है। तो इन फोर फैक्टर्स का जो अल्टरनेटिव यूज में वैल्यू होगा, नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। इसको दूसरे शब्दों में अगर डिफाइन करें तो द डिफिनेशन विल बी द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट दैट इज सैक्रिफाइस्ड बाय चूजिंग एन अल्टरनेटिव। यानी एक अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, यानी एक अल्टरनेटिव को चॉइस करने के लिए जो वैल्यू सैक्रिफाइस करना पड़ा, जो वैल्यू गिव अप करना पड़ा, उस वैल्यू को हम क्या करें, जो बेनिफिट गिव अप करना पड़ रहा है ना, उस बेनिफिट के वैल्यूएशन को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कोई पर्सन है मिस्टर एक्स अभी करंटली गूगल में जॉब कर रहा है। गूगल में उसको सैलरी मिल रहा है 1 लाख पर मंथ। काम बहुत अच्छा करता है। इसको इसी मिस्टर एक्स को ऑफर अब आ गया है फेसबुक ज्वाइन करने का एंड द पैकेज ही इज बीइंग ऑफर्ड इज 1.2 लाख पर मंथ। मिस्टर एक्स ने क्या किया, जॉब छोड़ करके गूगल से फेसबुक को ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस करा दूसरे अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए। तो फेसबुक में जॉब चूज करने के लिए गूगल का जॉब सैक्रिफाइस करा। तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मिस्टर एक्स? तो मिस्टर एक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, 1.2 लाख? नो नो नो, इट विल बी 1 लाख पर मंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ बात कर रहा है जो वैल्यू गिव अप किया गया, जो वैल्यू टेकअप किया गया वो नहीं कह रहा है, जो वैल्यू गिव अप किया गया है उस वैल्यू का बेनिफिट, उस बेनिफिट जो बेनिफिट गिव अप करा गया है उस बेनिफिट का वैल्यू क्या होगा। तो बेनिफिट क्या गिव अप करा, इसने जॉब गिव अप करा कहाँ, गूगल में। तो गूगल का सैलरी कितना था, 1 लाख रुपीज। तो दिस 1 लाख रुपीज पर मंथ विल बी द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेयर। अनदर एग्जांपल लेते हैं। कोई एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उस प्लॉट ऑफ लैंड में 3 तरह का गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। एक गुड्स के प्रोडक्शन से 10,000 रुपीज अर्निंग आ रहा है। दूसरे गुड्स को अगर मान लो उस खेत को दूसरे चीज में प्रोड्यूस इस्तेमाल करे तो 8,000 रुपये आ रहा है, और तीसरे में इस्तेमाल करे तो 6 रुपये आ रहा है। अब किसान के पास ये चॉइस है, किसान ने ये चूज किया है ऑप्शन ए, बी और सी उसने चूज नहीं करा। तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फार्मर? इट विल बी 8,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि 10,000 के बाद उसके पास सेकंड बेस्ट, क्योंकि 10,000 उसने चूज कर लिया ना, तो गिव अप क्या करा, सेकंड बेस्ट यूज के लिए क्या है, सेकंड बेस्ट यूज है 8,000 रुपीज। तो फॉर दैट फार्मर दैट प्लॉट ऑफ लैंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, 8,000 रुपीज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। मार्जिनल यानी एडिशनल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहता है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहता है इफ द, पहले हम यहाँ पे ये समझ ले कि सिंपल भाषा में कि अगर आप गुड्स को, मान ले आप प्रोडक्शन कर रहे हैं दो डिफरेंट गुड्स का, गुड्स ए एंड गुड्स बी, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज है उन दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने का। तो रिसोर्सेज जिस गुड्स में आप बढ़ाएंगे, आपने एक बार रिसोर्सेज बी से गुड्स में ए में ट्रांसफर कर दिया, यानी 20% ऑफ द रिसोर्सेज बी से निकाल के ए में डाल दिया, तो क्या होगा,
ए का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और बी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यही बात है, ये यूनिवर्सल बात है। इफ द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू द अदर यूज, यानी अगर रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा, देयर वुड बी लॉस इन प्रोडक्शन, लॉस होगा प्रोडक्शन में। किसका, उस गुड्स के प्रोडक्शन में लॉस होगा जिस गुड्स से रिसोर्सेज कम किया गया, है ना। ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। तो जैसे ही दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो रिसोर्सेज उसमें ज्यादा दिया जाता है। तो जिन गुड्स में रिसोर्सेज बढ़ाया गया उस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना है, और जिस गुड्स में रिसोर्सेज कम किया गया उस गुड्स का रिसोर्सेज कम होना है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें ये किस दर से होगा, तो उस दर का नाम होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किस रेट से ये चेंज हो रहा है, यानी किस रेट से प्रोडक्शन कमा और किस रेट से एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स का कितना यूनिट कम करना पड़ा। तो जिस रेट से ऐसा हुआ उस रेट का नाम क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहीं से आपका डेफिनेशन आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, MOC या MRT इज दैट रेट, असल में ये इस रेट को कहा जा रहा है, एट विच, जिस रेट पर यूनिट्स ऑफ वन गुड्स, एक गुड्स का यूनिट गिव अप करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा दूसरे गुड्स के एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरे गुड्स के एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना यूनिट दूसरे गुड्स पहले गुड्स का गिव अप करना पड़ा है उसको हम कहते हैं, उस रेट को कहते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल बिफोर वी मूव ऑन। फर्स्ट गेट द फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स ऑफ वन गुड सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स गेन, यानी जितना यूनिट्स किसी गुड्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा उसको ऊपर रखेंगे और जितना गुड यूनिट दूसरे गुड्स का बढ़ा है उसको नीचे रखेंगे। और इसको अगर हम कैलकुलेटिव फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वाई बाई चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पर चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि रिसोर्सेज को y से निकाल करके x में ट्रांसफर किया गया, तो y का प्रोडक्शन डिक्लाइन करा है और x का प्रोडक्शन बढ़ा है। तो जिस रेट से ऐसा हुआ होगा उस रेट को कहेंगे हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देयरफॉर ये कहा जा सकता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट रेट एट विच वन यूनिट इज इंक्रीज्ड, is that rate at which the units of one good is sacrificed in order to increase one more unit of the other goods। यानी इस केस में the number of units of y that is sacrificed in order to gain one more unit of x when resources are transferred from y to x। यानी जब resources को y से x में ट्रांसफर करा गया तो y का जितना यूनिट सैक्रिफाइस हुआ x के एक यूनिट बढ़ाने के लिए, तो उस रेट को हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं y और x दो गुड्स का प्रोडक्शन होना है। y में पहले रिसोर्सेज 50-50 यूज हो रहा था दोनों में, तो 50-50 रिसोर्सेज यूज हो रहा है तो प्रोडक्शन कितना हुआ 50% रिसोर्सेज में y का 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और x का 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। अब रिसोर्सेज y से कम किया गया, y से 10% रिसोर्सेज x में ट्रांसफर कर दिया गया। अब y में 40% रिसोर्सेज यूज हो रहा है और x में 60% रिसोर्सेज यूज हो रहा है। y में जैसे ही 40% रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और x में 60% रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि y का प्रोडक्शन घट करके 8 यूनिट हो गया और x का प्रोडक्शन बढ़ करके 6 यूनिट हो गया। क्लियर है। अब हम निकालना चाहेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो 10 में से घटकर 10 से 8 हो गया तो y में कितना चेंज आया 2 यूनिट, x में कितना चेंज आया 5 से बढ़ के 6 हो गया 1 आया। यानी व्हाट इज MRT इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जांपल में MRT या MOC का वैल्यू कितना हो गया 2, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या है ये, देखिए दो गुड्स का बहुत सारा कॉम्बिनेशन। मान ले आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके आप दो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो दो गुड्स का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो उन दोनों गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, यानी आपके पास, यानी एक प्रोड्यूसर के पास जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज है, उन टेक्नोलॉजी और उन रिसोर्सेज से दो गुड्स का जितना भी कॉम्बिनेशन वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, उन सारे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहा जाएगा। तो ये था डेफिनेशन। इट रेफर्स टू, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या है? वेरियस कॉम्बिनेशन है, किस चीज का? दो गुड्स का। कौन से दो गुड्स का? जिसका प्रोडक्शन किया जाना है। कैसे प्रोडक्शन होना है? जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे प्रोड्यूस करना है। इसके बाद जो डेफिनेशन आ रहा है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? अगर हम एक लाइन में बोले तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। नो, ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं करेक्ट होगा? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है अवेलेबल जितना जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे प्रोड्यूस करने का। पीपीसी क्या है? यहाँ देखते हैं हम, डेफिनेशन सेम है लेकिन इसमें कुछ पॉइंट पे खास ध्यान रखना है। पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर भी कोई टर्म, कहीं पे कर्व, कहीं पे लाइन, कहीं पे भी इस तरह का वर्ड यूज हो रहा है जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो आप उस डेफिनेशन में स्टार्ट ही करेंगे। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये खुद ब खुद बता रहा है कि ये कोई ग्राफ है, कोई पिक्चरिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो पीपीसी किसको कह रहे हैं? उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कह रहे हैं। किस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को? जिसमें शो किया गया है, क्या शो किया गया है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को जो प्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट कैन बी प्रोड्यूस। कैसे? विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड गिवन रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था और जो रिसोर्सेज अवेलेबल होता है था उससे, लेकिन द मेन कंडीशन इज कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। यानी पीपीसी जो ग्राफ है वो सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशन को ले रहा है, यानी पीपीसी पीपीएस में से सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशन को चूज कर रहा है जहां पर रिसोर्सेज पूरी तरीके से और बेस्ट तरीके से यूज हुआ हो। अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूज नहीं हुआ, रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूज नहीं हुआ, इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुआ, तो वो पॉइंट पीपीसी पे नहीं होगा। दैट पॉइंट विल बी इनसाइड पीपीसी, वो पॉइंट इनसाइड द पीपीसी होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में यहाँ पर सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कहा जा रहा है जहां पर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो किया गया है। वो कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर अपने पास अवेलेबल टेक्नोलॉजीज और अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकता है, जब वो रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करे। तो ये पीपीसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है of various combination of two goods that can be produced with the available resources and given technologies, assuming that resources are fully and efficiently utilized. पीपीसी को बनाने का कुछ assumption है, यानी ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिटरमाइन करने के लिए, बनाने के लिए कुछ assumption इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है वो assumption? सबसे पहले यहाँ पे assumption ये है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, यानी रिसोर्सेज फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप रिसोर्सेज बढ़ा लेंगे या रिसोर्सेज कम हो जाएगा तो आपका पीपीसी भी चेंज करेगा। यानी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पीपीसी चेंज करता है। रिसोर्सेज बढ़ाने पे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, रिसोर्सेज घटाने पे पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो हम पीपीसी जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम पीपीसी एक फिक्स्ड रिसोर्सेज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा, द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। जो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल करके गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है, वो टेक्नोलॉजी क्या माना जा रहा है? अनचेंज है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जब हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी को बेटर करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी को बेटर करने में क्या देखते हैं कि कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को क्या कहा जा रहा है? टेक्नोलॉजी अनचेंज है, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पर जिस पॉइंट पे पीपीसी ड्रॉ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। The resources are fully employed, पूरा का पूरा रिसोर्सेज इस्तेमाल, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है प्रोड्यूसर के पास उसको फुल्ली यूटिलाइज, फुल्ली एम्प्लॉयड कर दिया गया, पूरा इस्तेमाल किया गया। फिर चौथा पॉइंट है रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। एफिशिएंटली यानी मिनिमम वेस्टेज, बेस्ट पॉसिबल यूज, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज किया गया रिसोर्सेज का, यानी मिनिमम वेस्टेज के साथ रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन, मिनिमम वेस्टेज जो पॉसिबल था उस मिनिमम वेस्टेज के साथ जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया गया, यानी बेस्ट तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया। और ये पांचवा जो पॉइंट है, असल में इसको हम assumption तो नहीं लेंगे, ये रियलिटी ज्यादा है, assumption कम है।
द रिसोर्सेज, लेकिन बहुत सारे बुक में इसको अजम्पशन लिख दिया जाता है, फिर भी उसको हमको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सारे रिसोर्सेज गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली इफिशिएंट नहीं होते, और ये बात बिल्कुल सही है। एक कारपेंटर एक पेंटिंग का काम उतने अच्छे से नहीं कर सकता है जितना पेंटर पेंटिंग का काम कर सके। उसी तरीके से पेंटर कारपेंटर का काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता जितना अच्छे तरीके से वो पेंटिंग का काम कर सकता है, राइट। तो रिसोर्सेज जो है ना, अलग अलग चीजों के लिए इफिशियंसी उसका अलग अलग होता है। दे आर नॉट इक्वली इफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो ये था अजम्पशन किसके बिहाइंड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पीछे का अजम्पशन। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब हम बनाते हैं तो ये अजम्पशंस रहता है हमारा। आगे बात करेंगे हम लोग फर्दर। ये हमारे सामने एक ग्राफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल दिया हुआ आपके सामने। दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, एक है गन और दूसरा है बटर। गन में रिसोर्सेज, यहाँ देखिए रिसोर्सेज यहाँ पर पहले केस में यानी पॉइंट ए में 100% रिसोर्सेज किस चीज का प्रोडक्शन में यूज हुआ है, बटर के प्रोडक्शन में। तो जाहिर सी बात है गन के प्रोडक्शन में कोई रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करा गया। दूसरे में बी कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं कि 80% रिसोर्सेज बटर के प्रोडक्शन में यूज किया गया, 20% गन के प्रोडक्शन में। सी कॉम्बिनेशन पे हम देख रहे हैं 60% रिसोर्सेज बटर के प्रोडक्शन में एंड 40% गन्स के प्रोडक्शन में। डी कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं 40% बटर के प्रोडक्शन में, 60% गन्स के प्रोडक्शन में। ई पॉइंट पे देख रहे हैं 20% बटर के प्रोडक्शन में, 80% गन्स के प्रोडक्शन में। एफ कॉम्बिनेशन पे देख रहे हैं 0% यानी बटर में कोई भी रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हुआ और 100% गन्स में इस्तेमाल हुआ। अब देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट। आउटपुट क्या है, ये आउटपुट लेवल है गन का। यानी जब गन का प्रोडक्शन 0% रिसोर्सेज पे था तो जीरो, एक भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस हुआ। 20% में 4 यूनिट्स, 40% में 7 यूनिट, 60% में 9 यूनिट, 80% में 11 यूनिट, 100% में 12 यूनिट। वहीं 100% रिसोर्सेज में बटर 15 यूनिट 15 पाउंड प्रोड्यूस हुआ है, 80% रिसोर्सेज में 14 पाउंड यूज हुआ है, 60% रिसोर्सेज में 12 पाउंड यूज हुआ है, 40% रिसोर्सेज में 9 पाउंड, 20% में 5 पाउंड एंड 0% में 0 रिसोर्सेज। तो ये जो टेबल है ये हमको दिखा रहा है ग्राफ, जिसमें ये बताया गया है रिसोर्सेज फुल्ली यूज किया गया है। 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई एफ में शो करा गया है और ये दिखाया गया कि क्या कॉम्बिनेशन मिला। तो ए पॉइंट पे मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या है, ए पॉइंट पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है 0 और 15। बी पॉइंट पे कॉम्बिनेशन क्या है 4 एंड 14, पॉइंट बी पे 4 एंड 14। उसी तरीके से सी पे 7 एंड 12, डी पे 9 एंड 9, ई पर 11 एंड 5, एफ पर 12 एंड 0। दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कर्व की तरफ चलते हैं, कर्व के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ आपको दोनों का प्रोडक्शन जो पीछे ग्राफ में था वही कॉम्बिनेशन को यहाँ पर शो करा गया है कि जब गन्स का प्रोडक्शन को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और बटर के प्रोडक्शन को वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। तो आप पीछे जाकर के चेक कर सकते हैं। एक बार हम वापस से बैक जाएंगे और वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखते जाएंगे। पहला कॉम्बिनेशन 0-15 का है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए जो है वो किसका है 0-15 का है, यानी ए कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो पॉइंट ए पे जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा 0 एंड 15। बी का कॉम्बिनेशन कितना है, बी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है 4 एंड 14। सी का कॉम्बिनेशन कितना है 7 एंड 12। डी कॉम्बिनेशन कितना है 9-9। ई कॉम्बिनेशन कितना है 11-5, 11 एंड 5। और एफ पर क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास दो गुड्स का प्रोडक्शन का 12 एंड 0। अब देखिए ए पॉइंट 0 और 15, एक्स वाई 0 हो और एक्स 15, सॉरी उल्टा हमने कह दिया है यहाँ पर, x 0 एंड y 15। दिस इज द पॉइंट ए। x यहाँ पे 0 है, x is 0 here and y is 15 here। पॉइंट बी में कॉम्बिनेशन में 4 एंड 14, b is here, b में 14 है, y 14 है और x 4 है। सी पॉइंट पे x 7 एंड y 12।
ये है पॉइंट नंबर सी। डी पॉइंट पर है x 9 एंड y भी 9, ये हमारा डी पॉइंट है। ई पॉइंट पर है x 11 एंड y इज 5। एफ पॉइंट पर है x 12 यानी गन्स का प्रोडक्शन 12 है एंड बटर का प्रोडक्शन है 0। तो ये पॉइंट हमारा एफ। तो ये हो गया हमारे पास ये पॉइंट्स। तो जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपसे कहा जाएगा पीपीसी का कि ग्राफ ड्रॉ करिए, तो पीपीसी के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉम्बिनेशन जो आपके सामने हमने ए बी सी डी ई एफ करके लिखा, उस कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और फिर इन सारे डॉटेड पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये ब्लू कर्व जो आपके सामने नजर आ रहा है इस तरीके का कर्व मिलेगा। यही कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस साइड बटर, और ये आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बटर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, गन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बटर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, गन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आपके पास एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आप अपना असेसमेंट में इसको जोड़ लेंगे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, इन सारे पॉइंट्स पे आपको MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर हम लोग क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्लास में हम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत के बारे में। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो ये पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने इसको पीपीसी को ड्रॉ करते हैं दो चीजों के अजम्पशन पे कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों को क्या मानते हैं? फिक्स्ड मानते हैं। तो जब रिसोर्सेज फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, तो जाहिर सी बात है कि हम प्रोडक्शन को, दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को हम नहीं बढ़ा सकते। यानी ये कि हमको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है दोनों गुड्स का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम एक गुड्स का अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यही वजह है कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऐसा होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का प्रोडक्शन घट रहा है। ये देखिए, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। यहाँ पर दोनों चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर आप कोई पॉइंट कहीं पर ले ए बी करके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन दोनों का कम है और इस पॉइंट पे दोनों का प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन एक का कम है और एक का ज्यादा है। इस पॉइंट पर क्या हुआ, y का प्रोडक्शन कम हो गया, x का प्रोडक्शन बढ़ गया। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ये इंडिकेट करता है कि दो गुड्स के प्रोडक्शन में दोनों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना होगा। तो ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है पीपीसी में क्योंकि रिसोर्सेज को हमने फिक्स रखा हुआ है और टेक्नोलॉजी को फिक्स रखा हुआ है। रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर देंगे, तो ये पीपीसी चेंज कर जाएगा। पीपीसी का जो है वो शिफ्टिंग और ये हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जान ले कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन क्या है? रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का फिक्स होना। तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के फिक्स होने की वजह से हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब हमको प्रोडक्शन एक गुड्स का बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पीपीसी कॉन्केव क्यों होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के? इसका आंसर ये है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने की वजह से। यानी जैसे जैसे आप रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते जाएंगे एक यूज से दूसरे यूज में, तो आप ये देखेंगे कि जिस यूज में रिसोर्सेज को कम किया गया है उसका प्रोडक्शन कम होता जाएगा और जिस यूज में रिसोर्सेज को बढ़ाया गया है उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। और इसमें इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब ये है कि अगर आपने पहले किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए 2 यूनिट गिव अप किया था, तो अगली बार एक और यूनिट बढ़ाने के लिए 2 से ज्यादा यूनिट को गिव अप करना पड़ेगा। ये मतलब हुआ इंक्रीजिंग एमओसी का, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इंक्रीजिंग एमओसी के बारे में हम आगे बात करेंगे अगले स्लाइड पे। इंक्रीजिंग एमओसी, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो प्रिंसिपल है ना इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये क्या कहता है? ये बताता है दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करता है द मोर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन एन एक्टिविटी। यानी जब आप एक किसी एक्टिविटीज पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। यानी इसको दूसरे शब्दों में हम समझे तो इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ समथिंग वन मस्ट गिव अप इवन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ समथिंग एल्स। यानी किसी चीज को उसके ज्यादा यूनिट को प्राप्त करने के लिए
दूसरे गुड्स का ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज हमको गिव अप करना पड़ेगा, इवर इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ समथिंग एल्स हमको गिव अप करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और समझे तो ये समझ लें कि दो एग्जांपल से एक्स और वाई का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए एक एक रिसोर्सेज जब आपने 20-20% यूज करा है एक्स में और वाई में 80% यूज करा है, तो प्रोडक्शन आपको एक्स में 1 यूनिट मिला और वाई में 10 यूनिट मिला। लेकिन रिसोर्सेज जब आपने 40% एक्स में लगाया तो एक्स का कितना यूनिट मिला, बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। लेकिन वाई का जब 20% रिसोर्सेज घटा है तो वाई के प्रोडक्शन जो है 10 से कितना हो गए, घट के 8 यूनिट पे आ गए। तो हमने ये देखा कि x का 1 यूनिट से 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में हमको y का 10 से 8 पे आ गए, यानी y का 2 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ा एक x के 1 यूनिट को गेन करने के लिए। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, जब रिसोर्सेज x में 60% लिया और y में 40% लिया तो हम ये देख रहे हैं कि x में 3 यूनिट बढ़ करके हुआ है और y का प्रोडक्शन 5 यूनिट हो गया। तब हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे यूनिट से तीसरे यूनिट में जाने के लिए, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट x का बढ़ाने के लिए हमको इस बार y का 3 यूनिट गिव अप करना पड़ा, 3 यूनिट्स। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, इस एग्जांपल से हमने समझा कि कैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है। आइए आपको एक क्वेश्चन के साथ आज का छोड़ते हैं, वो ये है कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन है कॉनकेव शेप क्यों है। ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब किया है इस लेक्चर में। आपको इसको अपने लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिखना है। और उसके अलावा जो एक क्वेश्चन जिसमें हमने MOC और MRT का कैलकुलेशन कहा है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यानी उस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस ग्राफ और उस टेबल से आप MOC और MRT कैलकुलेट करेंगे। MOC और MRT का कैलकुलेशन उससे पहले वाले पॉइंट में जहां पर हमने MOC या MRT को डिफाइन करा है, वहां पर हमने बताया है कि कैसे आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए